इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की एक मुख्य नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन के निर्देशन में निर्मित है। इसकी कल्पना बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने की थी और 1957 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी मिल गई। इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं व इसकी जीवन रेखा भी कहते हैं, जिसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। 19/12/1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन श्री कंवर सेन को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इस परियोजना ने सन 1961 में सिंचाई प्रारंभ हो गई। राजस्थान नहर में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा प्रथम बार नौरंग देसर वितरिका से 11 अक्टूबर 1961 को पानी छोड़ा गया। प्रथम चरण की 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर का निर्माण कार्य जून 1964 तक व 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण कार्य जून 1975 में ही पूर्ण किया गया। प्रथम चरण 1992 में पूर्ण। द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई 256 किलोमीटर पुगलहेड़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक यह था द्वितीय चरण और मुख्य नहर का निर्माण कार्य दिसंबर 1986 में ही पूर्ण कर लिया गया था। मुख्य नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर तक 1 जनवरी 1987 को पानी प्रवाहित कर दिया गया था। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना के स्थान पर इसका नाम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। 1984 में इसका नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। 2 नवंबर 1984 को। उद्देश्य क्या था इस नहर का? रावी व व्यास नदियों के जल से मरुस्थलीय क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, मरुस्थलीकरण को रोकना और रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें जो मेन 2 नदियों का पानी आता है वो है रावी व व्यास नदियों के जल से। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर एक हरिके बैराज डैम है, वहाँ से जहाँ सतलज और व्यास नदी मिलती है उनके संगम पर है हरिके बैराज, वहाँ से ये नहर निकलती है पंजाब में फिरोजपुर के निकट से। राजस्थान में नहर का आरंभ प्रवेश हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के खरखेड़ा गांव से हुआ है। राजस्थान में जो नहर का आरंभ हो रहा है हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के खरखेड़ा गांव से। इसकी कुल लंबाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 649 किलोमीटर याद रखनी है। 204 किलोमीटर लंबी फीडर है इसकी, जो हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक आती है। हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। उसके बाद 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है जो मसीतावाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक आती है। 485 रोड 1485 रोड मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मसीतावाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर, तथा 9413 किलोमीटर लंबी कुल वितरण प्रणाली है। लिफ्ट नहरें 7 व शाखाएं इसकी 9 हैं। 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी फीडर की गहराई 21 फीट की इसकी गहराई है और राजस्थान सीमा पर फीडर के तले की चौड़ाई 134 किलोमीटर है। राजस्थान सीमा पर फीडर के जो तले की चौड़ाई है वो 134 फीट तक है। इसका अंतिम छोर की बात करें, अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। मोहनगढ़ को IGNP का 0 पॉइंट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोहनगढ़ को जो इंदिरा गांधी नहर है इसका 0 पॉइंट कहते हैं। इसके अतिरिक्त नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से 2 बड़ी उपशाखाएं निकलती हैं, लीलवा व दीघा एवं सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड। इम्पोर्टेंट चीज़ें,
लीलवा व दीघा, इसकी 2 उपशाखाएं निकलती है, एक तो लीलवा और दीघा और एक और सागरमल गोफा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड। बरकतुल्ला खां उपशाखा वर्तमान नाम बाबा रेमदेव शाखा है इसका। उपशाखा 34 शाखा की बुर्जी 315 तक भी निकाली गई हैं। परियोजना की 9 मुख्य शाखाएं हैं। नौ मुख्य शाखा कौन कौन सी है इसकी? एक तो रावतसर शाखा है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, पुगल है, दातौर है, बिरसलपुर है, चारणवाला है, शहीद बिरबल है और सागरमल गोपा है। तो 9 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, दातौर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा, ये 9 मुख्य शाखाएं इसकी। परियोजना की विभिन्न शाखाओं अनूपगढ़, पुगल, सूरतगढ़, चारणवाला व बिरसलपुर पर लघुपन विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अनूपगढ़, पुगल, सूरतगढ़, चारणवाला और बिरसलपुर पर लघुपन विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अब इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान के 13 जिले हैं। 13 जिलों में एक तो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, सिक्कर है, नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, दक्षिण जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। ये दक्षिण जोधपुर ग्रामीण अब समाप्त हो गए, एक जोधपुर रह गया इसकी जगह। सिक्कर, नागौर, झुंझुनू, निमका थाना, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा केवल पेयजल हेतु। जो सिक्कर, नागौर, झुंझुनू और निमका थाना भी खत्म हो गया है, अब सिक्कर रह गया है। तो सिक्कर, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा में केवल पेयजल हेतु इसको उपयोग किया जाता है। बाकी जिलों में सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक कमांड एरिया जैसलमेर जिले का है। इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना में स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। लोहागढ़ गांव हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित स्थल जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना फीडर और सरहिंद फीडर मिलती हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में है। सिरसा जिले में एक स्थान है जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना फीडर, इसकी जो फीडर है और सरहिंद फीडर दोनों मिलती हैं सिरसा में, लोहागढ़ गांव में। सिंचित क्षेत्र कितना है इसका? 16.17 लाख हेक्टेयर। प्रथम चरण में 5.46 लाख हेक्टेयर था और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हेक्टेयर था। तो 5.46 और 10.41 मतलब 16.17 लाख हेक्टेयर इसका सिंचित क्षेत्र है। संभावित उत्पादन 47 लाख टन वार्षिक होता है इसका। ये चेंज होता रहता है डाटा। IGNP की पेयजल परियोजनाएं, इसमें से जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनकी बात करते हैं। एक तो बीकानेर पेयजल परियोजना, बिछीवाल में विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है। बीकानेर में बिछवाल में विशाल एक जलाशय का निर्माण किया गया है बीकानेर पेयजल परियोजना के तहत। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, जोधपुर लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में जोधपुर लिफ्ट नहर को बोलते हैं। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर अपनी योजना बोलते हैं इसको। जर्मनी की KfW के सहयोग से लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से लाभान्वित क्षेत्र? चूरू, झुंझुनू, निमका थाना, हनुमानगढ़ जिले हैं। गंदेली साहवा परियोजना है, इसको आपनी योजना भी बोलते हैं। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और हनुमानगढ़। तो शेखावटी पूरा हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर, इसको अपनी परियोजना बोलते हैं। अब IGNP की लिफ्ट नहर देखते हैं। नहर के बाईं ओर का इलाका ऊंचा होने और पानी के स्वतः प्रवाहित न होने के कारण नहर प्रणाली पर 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं।
इसकी जो नहर की जो बाईं ओर का इलाका है, नहर की बाईं ओर मतलब कि जो अपन राजस्थान में देखें तो नहर की पूर्वी साइड में, नहर के बाईं ओर का इलाका ऊंचा है। अब इधर पानी भेजने के लिए पानी को पहले उठाना पड़ेगा और लिफ्ट नहरें बनानी पड़ेगी, तभी पानी जाएगा, क्योंकि स्लोप इसका उल्टा है। तो 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसको नौहर साहवा लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर। जो पहली चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जिसको नौहर साहवा लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, इसमें हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू इससे प्रभावित जिले हैं। जो दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर, बीकानेर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं इसको। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और गंगानगर ही है। जो बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर है सेकेंड वाली, कंवरसेन लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी वो सर्वप्रथम निर्मित है। सबसे लंबी यही है कंवरसेन लिफ्ट नहर आईजीएनपी में। 5 जुलाई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा प्रारंभ किया गया। दिसंबर 1976 में कार्य पूर्ण हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसका प्रारंभ किया था और 1976 में पूरी हो गई थी। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इसको गजनेर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। इसमें बीकानेर और नागौर ये दोनों जिले इससे लाभान्वित हैं। उद्घाटन इसका 2000 में किया गया है, नवंबर 2000 में। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के बाद वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इस वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को बांगड़सर या बेरुदान छालानी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए बांगड़सर या बेरुदान छालानी लिफ्ट नहर किसे बोलते हैं, तो आप लिख दोगे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इससे केवल एक ही जिला प्रभावित है, लाभान्वित है, बीकानेर, और इसका भी 2000 में उद्घाटन हुआ था। अगले ही लिफ्ट नहर है करणी सिंह लिफ्ट नहर। जो तेजाजी लिफ्ट नहर है उससे केवल एक ही जिला है, वो केवल बीकानेर में ही है, और उसको बांगड़सर या भेरुदान चालानी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। करणी सिंह लिफ्ट नहर अगली, जो कोलायत लिफ्ट नहर भी बोलते हैं इसको, और जोधपुर और बीकानेर इससे लाभान्वित जिले हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर अगली, जिसको फलोदी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इससे लाभान्वित हैं। ये तीनों बड़े जिलों में आ गए, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसको फलोदी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर पोखरण में है, और जैसलमेर और जोधपुर इससे लाभान्वित हैं। तो आप देखेंगे कि 7 लिफ्ट नहर में से केवल लास्ट जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है ये बीकानेर में नहीं है, बाकी 7 लिफ्ट नहर बीकानेर में तो है ही है। 7 नहर, बाकी 6 लिफ्ट नहर से बीकानेर जिला लाभान्वित है। जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है केवल जोधपुर, जैसलमेर में ही है, जिसको पोखरण लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। बाकी सब में बीकानेर आपको रखना ही है। अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर की कुछ समस्याएं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी सेम की समस्या है। सेम मतलब जल भराव की समस्या, वाटर लॉगिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसे। नहरी जल के रिसाव व अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के ऊपर आ जाने से भूमि का दलदली हो जाना ही सेम की समस्या है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, पानी भूमि के अंदर वापस जाता नहीं है और भरा रहता है, उसकी वजह से भूमि पूरी दलदली हो जाती है, उसे सेम की समस्या कहते हैं। पानी भूजल में नहीं जाता है और वहीं जल भराव की वजह से सेम की समस्या होती है, वाटर लॉगिंग कहते हैं इसे। पानी के अत्यधिक प्रयोग की वजह से भूमि में लवणीयता व क्षारीयता बढ़ी है, जिससे भूमि बंजर होती जा रही है। जो पानी के नीचे लवण हैं वो लवण पानी के भरे रहने से ऊपर आ जाते हैं, तो पानी में लवणीयता की
समस्या बढ़ जाती है और क्षारीयता की समस्या बढ़ रही है। वातावरणीय कारकों में आए तीव्र बदलाव से शुष्क क्षेत्रीय वनस्पति एवं जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हुआ है। पारिस्थितिकी परिवर्तनों के कारण कई महामारियों के लिए रास्ता साफ हुआ। उपयोगी सेवण घास के मैदान खेतों में तब्दील होने से जीव जंतुओं का निष्क्रमण बढ़ा है। भूमि में वर्ष भर नमी रहने के कारण राज्य में इन क्षेत्रों में टिड्डियों का प्रकोप भी बढ़ा है। तो टिड्डियों का प्रकोप बढ़ा है उसका कारण भी है इसमें नमी ज़्यादा रहती है इस क्षेत्र में, इस वजह से। अब इसका समाधान क्या है, समाधान की बात करते हैं। सेम की समस्या के निदान हेतु दलदली क्षेत्रों में पानी की निकासी हेतु ड्रिप ड्रेनेज कैनाल का निर्माण प्राकृतिक ढाल को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पहले तो ये समाधान है सेम की समस्या के लिए कि दलदली क्षेत्रों में जो पानी की निकासी हेतु ड्रिप ड्रेनेज कैनाल का निर्माण प्राकृतिक जो ढाल है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पानी के रिसाव को न्यूनतम करने हेतु नहर की मरम्मत व लाइनिंग कार्य किया जाना चाहिए। नहर की मरम्मत भी नहीं हुई है, उस वजह से पानी का रिसाव ज़्यादा हो रहा है, उसको भी सही किया जाना चाहिए और लाइनिंग का कार्य किया जाना चाहिए। सिंचाई की आधुनिकतम तकनीकों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे पानी कम जितनी ज़रूरत है उतना ही मिले पौधों को और ज़्यादा पानी का भराव नहीं हो, जल भराव की समस्या नहीं हो। नहर के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। भूमि की लवणीयता व क्षारीयता को दूर करने हेतु ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी, तो ड्रेनेज को सुधारा जाए, मतलब जल निकासी को सुधारा जाए एवं ब्लीचिंग के माध्यम से लवणीयता कम की जाए। तो ब्लीचिंग के माध्यम से इसको कम कर सकते हैं, पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट जिप्सम इसकी मदद से भी जो क्षारीयता होती है उसको कम कर सकते हैं। और एक हरी खाद होती है ढेंचा की हरी खाद, वो चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ढेंचा की फसल बोते हैं उसकी वजह से भी इसकी लवणीयता और क्षारीयता कम होती है और चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही वाष्पीकरण की दर को कम किया जाए व कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाए। कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो क्षेत्र सिंचाई योग्य नहीं है उनमें फलोद्यान व चारागाह विकसित किए जाएं। फलों के वृक्षों की कतारों के बीच में सेवण घास लगाई जा सकती हैं। जो क्षेत्र सिंचाई योग्य नहीं है उनमें फलोद्यान व चारागाह विकसित किए जाने चाहिए और फलों के वृक्षों की कतारों के बीच में सेवण घास लगाई जा सकती हैं। इसकी वजह से भी जो सेम की समस्या है वो ख़त्म होगी। ये वीडियो आप फ्री टाइम में सुन सकते हैं और इस चैनल पे सुन के एग्ज़ाम पास करने के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, जो आप फ्री टाइम में मोबाइल में अपने कान में लगा के सुनते रहिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें।